নমস্কার, এই মুহূর্তে রয়েছে আমি দেব টিভির স্টুডিওতে। আর আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি সোশ্যাল জাস্টিস एम्पावरमेंट दफ्तर केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले महोदय। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अचानक 2021 की इलेक्शन है और अब कलकत्ता में सर ये कुछ रन कौशल है क्या आपका? नहीं, अभी मतलब इलेक्शन तो है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, 5 साल में इलेक्शन होता ही है। लेकिन अभी इस वक्त जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है ये बहुत बड़ा चैलेंज जो इलेक्शन है और यहाँ सत्ता परिवर्तन होने की 100% संभावना है। माननीय ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके बारे में हमको आदर भी है। एक महिला यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है, वो देश की रेल मंत्री भी रही है, एनडीए में भी कुछ काल उन्होंने मतलब निभाया है। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है, जितने दिनों में ममता बनर्जी सत्ता में रही तो यहाँ के दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ के माइनॉरिटी को न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ दलित और माइनॉरिटी की जो आबादी है 50% से ज़्यादा है। तो इसीलिए मतलब ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ नरेंद्र मोदी सरकार में और बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे और दलित और माइनॉरिटी का जो वोट है ये बीजेपी की तरफ बहुत तेजी से डाइवर्ट हो रहा है। जिस तरह का कम्युनिस्टों का जो वोट था वो पूरा ममता बनर्जी की तरफ मतलब आ गया और ममता बनर्जी को सत्ता में आने का मौका मिला। अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है और अभी ममता बनर्जी के साथ जो लोग है, जो वोटर्स है, जो नेता लोग है, जो कार्यकर्ता लोग है, ये बड़ी संख्या में मतलब बीजेपी के साथ आ रहे हैं और इसीलिए मतलब अप्रैल मई में जो चुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी का डिफीट होगा और बीजेपी यहाँ सत्ता में आएगी। মানে বুঝতেই পারছেন ওনার কিন্তু বক্তব্য একটা, সেটা হচ্ছে যে বোধহয় চেঞ্জ হতে পারে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্नमेंट, কিন্তু সেটা তো দেখার অপেক্ষা। सर और एक बात कहना सर आपको कि आपका जो पार्टी है आरपीआई सब गठबंधन है बीजेपी से। सर आपका पार्टी, खुद आपका पार्टी क्या करेगा वेस्ट बंगाल में, क्या आपका क्या प्लान है सर? हमारा प्लान ये है कि भाई हम बीजेपी के साथ रहने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम एनडीए में है ही है। महाराष्ट्र में हम बीजेपी के साथ है, कुछ राज्यों में हम बीजेपी के साथ है, मतलब सभी जगह पर हम बीजेपी के साथ है। तो यहाँ अभी हमारा प्लान ऐसा है कि 10 सीट जो है ये 10 सीट के निर्वाचन क्षेत्र के नाम और कैंडिडेट के नाम उनको हम दे देंगे और उसमें जे 4-5 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो आरपीआई बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। लेकिन आरपीआई की भूमिका ये है कि बीजेपी की सत्ता यहाँ आनी चाहिए। इसीलिए अगर कुछ सीटें 8-10 सीटें अगर अलायंस होता नहीं है तो 10, 12, 15 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी के सारी जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे ताकि बीजेपी सत्ता में आ जाए। सर आपको लगता है वेस्ट बंगाल का आपका कुछ संगठन है, आपका खुद का कुछ संगठन है? हाँ, संगठन है, मतलब इतना बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन मृत्युंजय मलिक जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है इनका भी हमको तो सपोर्ट है। हमारे देव कुमार चटर्जी जो आपकी टीवी के देव टीवी के मतलब इंचार्ज भी है, मालिक भी है, तो ऐसे लोग भी मतलब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्टी हमारी एकदम बड़ी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में हमारी पार्टी बड़ी बन सकती है। जिस तरह इतिहास देखा जाए तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी यहाँ बंगाल के मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लीडर थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ वो थे और उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में चुनकर लाने के लिए कोशिश की थी। तो वेस्ट बंगाल का जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर अम्बेडकर का कैरेक्टर है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले बहुत सारे लोग इधर है और इसीलिए जो जिस तरह दामोदर व्यापैली है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब नेहरू के मंत्रिमंडल में थे तब वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कुछ डैम इधर बनाए हैं और उसका नाम दामोदर व्यापैली है। तो वेस्ट बंगाल से बाबा साहब का भी बहुत नज़दीक का संबंध रहा है। मैं भी कई सालों से मैं वेस्ट बंगाल आ रहा हूँ और पार्टी तो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन अभी आदिवासी समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, वो लोग आरपीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आरपीआई को अच्छा भविष्य है ऐसा मुझे लगता है। मृत्युंजय मल्लिक राज्य सभापति आरपीआई
আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় মানে উনি ধরুন সেন্ট্রালে থাকেন, ওনার অতটা হয়তো খোঁজ খবর নেন, কিন্তু পুরো সংগঠনের দায়িত্ব তো আপনার হাতে। আপনার কি মনে হয় আরপিআই কতটা এখানে রেজাল্ট করতে পারবে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে? বিষয়টা হচ্ছে যে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গলে 100টি জনজাতি, এসসিদের মধ্যে 60 এবং এসটিদের মধ্যে 40। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া 100টা জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়নে আনার জন্য তারা প্রতিটা জনগোষ্ঠীর থেকে রিপাবলিকান পার্টিতে নেতৃত্বে আনার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের 86টা জনগোষ্ঠী রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং এখানে যারা আপার কাস্টের লোক তারাও রিপাবলিকান পার্টিকে সাপোর্ট করছে, মুসলিম সমাজের লোক রিপাবলিকান পার্টিতে সাপোর্ট করছে। স্যার আমি একটু ধরছি, মুসলিম লোক রিপাবলিকানকে সাপোর্ট করছে, কিন্তু স্যার যদি একটুখানি দেখা যায় যে আমরা যদি হিস্ট্রিটা দেখি আর কি, যে মানে এইরকম কোনো জনগোষ্ঠী বা জনজাতি এরা কিন্তু ভাবছেন যে বিজেপি মানেই কিন্তু পুরো মুসলিম বিরোধী। সেক্ষেত্রে স্যার কতটা আপনি এক্সপোজ করতে পারবেন এদের? বিষয়টা হচ্ছে যে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া বলছে প্রত্যেকটা ধর্মের, প্রত্যেকটা বর্ণের, প্রত্যেকটা লিঙ্গের মানুষের ভারতের সংবিধানে যে অধিকার আছে সেই অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া কাজ করছে। এবং রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সাথে যদি বিজেপির সাথে জোট হয় তাহলে মুসলিমরা ভাবছে যে রিপাবলিকান পার্টির সাথে থাকলে তাহলে তারা সুরক্ষা পাবে, এই জন্য তারা রিপাবলিকান পার্টির সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য করছে। এবং ইতিমধ্যে 4-5 জন এমএলএ, সিটিং এমএলএ এবং 2 জন প্রাক্তন মন্ত্রী তারা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখছে, জোট হলে তারা रिपब्लिकन पार्टी में योगदान करবে। थैंक यू सर। सर और एक प्रश्न है आपके लिए। सर कुछ दिन पहले हमने देखा आपका साथ जो गठबंधन है जिस दल का बीजेपी, उनका जो राज्य सभापति है, उनका जो सेंट्रल जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नड्डा, उनका ऊपर हमला हुआ है सर, क्या बोलेंगे सर ये लेकर? इसके संबंध में यही बोलेंगे कि माननीय ममता बनर्जी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने राज्य में किसी भी पार्टी का नेता आता है तो उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है जो चीफ मिनिस्टर उनकी होती है। मतभेद हो सकते हैं, कल 26 साल तक या 28 साल तक या वामपंथी सत्ता में रहे, उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ सत्ता में आई है। अभी ममता बनर्जी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, अभी बीजेपी के भी दिन आ सकते हैं। तो जो माहौल बनता जा रहा है कि चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहा है उसी तरह तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लोग ममता जी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और इसका गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को है, ममता बनर्जी को है। इसलिए प्लान करके जेपी नड्डा जी जब यहाँ आए थे 24 परगना में, तब उनके ऊपर मतलब अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई और ये मतलब रवैया ठीक नहीं है। हिंसा की राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। अपने देश के लोगों के साथ क्या दुश्मनी करनी है तो जाओ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करो, चाइना के साथ दुश्मनी करो। अपने लोगों के साथ ऐसी फिजिकली अटैक करने की दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी के जाने के दिन नजदीक आ गए हैं, नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए गुस्सा उतारने का काम ममता जी कर रही है। तो मुझे लगता है कि भाई उनके लोगों ने हमला किया और वो बोलते हैं बीजेपी ने प्लान किया, बीजेपी कैसा अपने नेता पर पथराव कर सकते हैं। मतलब वहाँ जो कैलाश विजय वर्गीय वो जख्मी हो गए, यहाँ जो मुकुल राय और दिलीप घोष उनको भी कुछ चोट लगी है। तो मुझे लगता है कि ये हमला जानबूझकर प्लानिंग करके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था। तो इसका इस घटना का मैं विरोध करते हैं और इसी तरह की राजनीति ममता बनर्जी को महंगी पर पड़ेगी और आने वाले चुनाव में उनका तय है यहाँ से जाना और जनता ने तय किया है बीजेपी को लाना। तो सर आपका सपना है BR अम्बेडकर के जो रास्ते है वो रास्ते से आप चलते हैं सर, लेकिन आज भी देखा जाए कड़वा सच की अगर हम किसी को क्वेश्चन करते हैं कि BR अम्बेडकर के लेकर, सर सब कोई कहते हैं कि वो संविधान रचयिता है और वो पिछड़े वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानते हैं आम पब्लिक। सर क्या आपको लगता नहीं कि उनको मतलब उसको जानकारी देना चाहिए, पूरा डिटेल्स जानना चाहिए BR अम्बेडकर के बारे में? तो मतलब जिस तरह देश का संविधान है कोई जानते ना ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोगों को जानकारी उसकी होनी चाहिए। संविधान के जो किताब है वो हर लैंग्वेज में उसकी मतलब ट्रांसलेशन होना चाहिए। जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में मतलब हिंदी में भी है, मराठी में भी उसका ट्रांसलेशन है। तो लोगों को संविधान पढ़ाने के बारे में मुझे लगता है कि स्कूल में जिस तरह संविधान के कुछ मुद्दे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन संविधान क्या
चीज है, संविधान के क्या मूल्य है, संविधान क्या हमें सिखाता है, इसका स्टडी मुझे लगता है कि एक आधा सब्जेक्ट जो है ये संविधान पर एक आधा सब्जेक्ट स्कूल में होना चाहिए, ताकि जो हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, उनको संविधान का खाली लॉ के स्टूडेंट नहीं संविधान पढ़ना चाहिए ऐसा तो नहीं है। लॉ के स्टूडेंट तो पढ़ते हैं बाद में, लेकिन हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी मतलब इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। गांव-गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसीलिए गांव-गांव में संविधान का वाचन भी हो के किया जा सकता है। गांव में जो गांव का जो मतलब जो हॉल वगैरह होता है, वहाँ ये कलम क्या बढ़ाता है, वो कलम क्या करता है। तो इसी तरह की आपने जो सवाल पूछा है कि आम लोगों को भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए। संविधान क्या है, संविधान ने क्या बोला है, और संविधान ने ये बोला है कि हमारी जात कौन सी भी हो, भाषा कौन सी भी हो, धर्म कौन सा भी हो, लेकिन देश हमारा एक है। ये संविधान का मूल मंत्र है। और इसीलिए यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या मतलब कोई भी हो, यहाँ भारत माता की जय बोलना चाहिए। भारत हमारा देश है, हम सारे भारतीय, हम इसका हमें गर्व है। इसी तरह की भावना मन में रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। আমরা ওনাকে আরেকটা ভাবে চিনি, মারাঠি নাটক এবং মারাঠি সিনেমাও কিন্তু উনি করেছেন, অর্থাৎ একধারে কিন্তু উনি অভিনেতাও। सर आपने तो मराठी फिल्म भी किया है, शायद उसका नाम था अनिराय प्राचीकर, ऐसे कुछ नाम था उसका, अन्यायाचा प्रतिकार। हाँ, अन्यायाचा प्रतिकार, अन्यायाचा प्रतिकार और कामले जोशी। हाँ, कमलिया जोशी। और सर अब तो ड्रामा भी कुछ किए थे, कुछ नाटक भी तो था आपका। हाँ, नाटक एक था, एक प्याला नाम का एक मराठी नाटक था। तो वो जो नाटक था उसमें मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब मैंने उसमें भूमिका की थी। और बचपन से मुझे नाटक और सिनेमा का बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है। मेरा सपना ये था कि मैं फिल्म में काम करूं, लेकिन मैं राजनीति में आ गया और इसीलिए मतलब फुल टाइम मैं फिल्म में काम नहीं कर पाया हूँ। मतलब पहले आप अभिनेता थे, अब नेता बन गए। हाँ, मतलब अभिनेता से नेता बन गया हूँ, लेकिन नेता से अभिनेता भी बन सकता हूँ। इसलिए मतलब यहाँ तो राजनीति में हूँ, लेकिन हमारी एक पैंथर नाम की मूवमेंट थी, दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया नाम की एक मूवमेंट थी। अच्छा। ब्लैक पैंथर का आदर्श लेकर दलितों पर होने वाले जो अत्याचार है, इसका सामना करने के लिए, अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने के लिए हमने पैंथर नाम के संगठन की स्थापना की थी। और भविष्य में पैंथर के ऊपर एक फिल्म बनाने का मेरा विचार है हिंदी में। और पैंथर का कैरेक्टर कैसा अम्बेडकराइट होता है। पैंथर जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक प्राणी होता है, लेकिन पैंथर का जो मतलब कैरेक्टर है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक है, एक ऐसा अहिंसक है, वो कैसा अम्बेडकराइट है। तो ऐसा एक फिल्म बनाने का मेरा मकसद है और कुछ दिनों में पैंथर के नाम पर एक फिल्म हिंदी में बनने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। सर कंग्रेचुलेशन फ्रॉम देव टीवी की तरफ से, आप फिल्म बनाइए, हिट भी होगी, हम देखेंगे। सर और एक बात है सर, आपका एक मतलब बात था जो कि पूरा फैल गया पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में ही कहेंगे, क्योंकि अमेरिका यूके सब जगह से आपका इतना वायरल हुआ, गो कोरोना गो। सब कोई आपको पहचानता है, हम अपने बच्चे को भी कहते हैं गो कोरोना गो। सर आपका नाम दिखा देता है, देखिए कौन ने बोला ये। तो सर कैसे ये आइडिया है आपका गो कोरोना गो, बस एक लाइन से एकदम पूरा फेमस पूरा वर्ल्ड में? हाँ, मतलब ये हुआ था कि जब चाइना में कोरोना आया था तब हमने मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ मतलब ताजमहल होटल है, जहाँ अपना अरेबियन समुद्र है, सी है, तो वहाँ हमने एक प्रोटेस्ट हमने किया था। और वहाँ चाइना के जो मुंबई में रहने वाले एम्बेसडर उनको भी बुलाया था। तो मतलब हमने 20 फरवरी 2020 को, 20 फरवरी 2020 को हमने एक मोमबत्ती लेकर हमने एक रैली निकाली थी। और उसमें मैंने घोषणा दी थी कि भाई गो कोरोना गो, कोरोना कोरोना गो, कोरोना गो। इसी तरह की मैंने घोषणा करने के बाद शुरू में तो लोगों को ऐसा ही लगा कि भाई ऐसी का घोषणा है, लेकिन जब दुनिया में कोरोना फैल गया तो हर कंट्री से आवाज निकलने लगे कि गो कोरोना गो कोरोना। और जो गाने बने इंग्लिश में, हिंदी में
या अलग अलग लैंग्वेज में, बंगाली में उसमें मेरा आवाज उसमें है, गो कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना गो। तो ये कोरोना गो मैं बोलने से कोरोना मेरे पास तक आप पहुंचा और मेरे पास भी आया, लेकिन वो मेरे पास नहीं ज्यादा दिन रहा, क्योंकि मैंने कोरोना को वो कोरोना ऐसा मैंने उनको बोला था, इसीलिए कोरोना बोला कि चलो चलो मैं अभी चला जाता हूँ, और कोरोना मेरे से भी चला गया। মৃত্যুঞ্জয় বাবু, আপনি কি পরিকল্পনা করেছেন যে আপনি কিভাবে সংগঠনটাকে এই মুহূর্তে আপনি তাজা রেখেছেন? আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। বিষয়টা হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া, আমি এখন গ্রামে গ্রামে বুথে বুথে আমি কাজ করছি। আমার এখন সব জেলাতে, আগে 14টা জেলাতে ছিল, এখন পুরো 24টা জেলাতে রিপাবলিকান পার্টি তৈরি হয়েছে। এবং রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া আমার মনে হচ্ছে যে আগামী দিনে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া এখানে একটা থার্ড শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। सर, शायद हमने जाना कि 25 को आपका जन्मदिन है, 25 तारीख का जन्मदिन है। 25 दिसंबर मतलब सांता क्लॉज झोला लेके कुछ आते हैं, सबको बांटते हैं। सर 25 आपका भी जन्मदिन है, सर आपका झोला में क्या क्या है वेस्ट बंगाल के लिए? नहीं, जन्मदिन का विषय नहीं, जन्मदिन तो आता है चला जाता है, लेकिन जन्मदिन में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन मनाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं देश का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को ज्यादा मनाना चाहता हूँ, और इसीलिए व्यक्तिगत लेवल पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं मैं खर्च करता हूँ, ना मैं एक आधा फंक्शन भी मैं रखता हूँ। तो इसीलिए जन्मदिन आता है चला जाता है, लेकिन लोगों की समस्या मेरे सामने बहुत तेजी से खड़ी है। और जो आज भी गांव गांव में लोग भूखे रहते हैं, गांव गांव में दलित पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, तो ये समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या है, और वो हल करने की कोशिश हमारी है, हम ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारा देव टीवी जो है ये भी मतलब इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं देव टीवी का और देव कुमार चटर्जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चैनल शुरू किया है, और मेरी पार्टी और एज ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नाते मैं आपके साथ हूं। कोई भी अगर आपको जरूरी पड़ेगी तो आप मुझे बुला सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। जरूर आपके इस चैनल को जो भी मदद चाहिए। सर आप मोतुआ जी के पास भी आए थे, जो मोतुआ जो संप्रदाय है उनका पास भी शायद आप आए थे, क्योंकि सेंट्रल लेवल और वेस्ट बंगाल लेवल के जो भी लीडर है उनका आंख पूरा मोतुआ में है, क्योंकि ये लोग मतलब वोट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन करते हैं। ये सर आप इसने ये भी बोला कि उसका नागरिकता लिए आप बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट में बात भी की है, तो क्या लगता है सर आपको? हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई जो मतलब यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का विचार सरकार ने करना चाहिए। मैं तो सरकार में हुई, मैं जब ये एमपी था तब मैं प्राइम मिनिस्टर को 2 बार मिला था, मनमोहन सिंह जी को, या डेपुटेशन लेकर। मैं ठाकुरवाड़ी में जब बहुत बड़ा जो मेला होता है, मेला ठाकुरवाड़ी का उसमें भी मैं आया था, और सभी मोतुआ समाज के लोग मुझे जानते हैं। जब मैं बांग्लादेश गया था तब भी मतलब वहाँ मोतुआ कम्युनिटी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, और मैं बांग्लादेश में ढाका के पास में जाकर मैं आया हूँ। तो इसीलिए मोतुआ कम्युनिटी को न्याय मिलना चाहिए, इसी तरह की मेरी भूमिका हमेशा रही है। और जो लोग क्रिमिनल नहीं है, जो लोग पेट भरने के लिए इधर आए हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने के बारे में विचार होना चाहिए। ऐसे मेरी पार्टी की भूमिका है। सर पार्लियामेंट में आपको जो टिप्पणी बहुत अच्छा लगता है कि विरोधी दल भी बोलते हैं, हम लोग सुनने के लिए बैठते हैं। सर एक कविता थोड़ा आप सुना दीजिए, आप तो बहुत अच्छा कविता बोलते हैं। नहीं, कविता तो अभी कविता तो नहीं, मैं तो मतलब मैं तो हूँ शीघ्र कवि, मैं तो हूँ शीघ्र कवि, लेकिन अभी मैं तो कविता तो करता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है सर, ये तो अंदर की बात है। कविता कब तो आते रहते, लेकिन हम लोग तो खाली आपके नहीं, पार्लियामेंट में भी हम लोग हमेशा देखते रहते हैं अभी कविता की बात। আর সত্যি কথা খুব ভালো লাগছে যে একটা এই ধরনের মানুষ যিনি নাকি একেবারে মাটির সাথে মিশে থাকেন, এবং কখনো মনে হয়নি যে উনি কিন্তু একজন মিনিস্টার লেভেলের হয়েও ঠিক এইভাবে করে এতটা আমাদেরকে সময় দিতে পারবেন। আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেব টিভির पक्ष থেকে। देव सर के ओर से सर धन्यवाद करते हैं सर, आप फिर आइए सर। और हम मैं आखिर में इतना बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ कोई भी नहीं रहेगा कंगाल।
अब इस राज्य में कोई भी नहीं रहेगा कंगाल, क्योंकि बीजेपी जीतने वाली है वेस्ट बंगाल। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে আসছে এইরকমই মাঝে মাঝে কিন্তু আমরা আসবো প্রচুর গেস্টকে নিয়ে আপনাদের জন্য শুধুমাত্র দেব টিভি স্টুডিওতে।